नमस्कार। क्लास 8th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 11 क्षेत्रमिति से 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आने वाले स्कूल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में क्षेत्रमिति से परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया गया है और इन एमसीक्यूज़ को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए अब हम इन एमसीक्यूज़ को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है। हमें समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हैं और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। 1/2 गुणा में पहले विकर्ण को हम D1 से डिनोट करते हैं और दूसरे विकर्ण को हम D2 से डिनोट करते हैं। अब D1 का मान हमारे पास यानी पहले विकर्ण का मान 7.5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ रख देते हैं 1/2 गुणा में 7.5 और गुणा में D2 का मतलब दूसरा विकर्ण जिसका मान कितना है 12 सेंटीमीटर है, वो यहाँ रख देते हैं। अब हम इस 7.5 का दशमलव हटा देते हैं और हल करते हैं। 1/2 गुणा में ये हो गया 75/10 हो गया और गुणा में हमारे पास 12 है। तो 2 से 12 को काटेंगे 6 पे कट गया। अब 6 को 2 से काटेंगे 3 पे कटेगा। 10 को 2 से काटेंगे तो ये 5 पे कट गया और 5 से हम 75 को काटेंगे तो ये 15 पे कट गया। 15 5 75 होते हैं, तो 15 के हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस प्रकार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा है। अब हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और हमें घन की भुजा ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है, ये हमने घन की भुजा मान ली। अब हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणा में भुजा का वर्ग होता है। तो हमारे पास यहाँ भुजा क्या है a है, तो 6a स्क्वायर होता है। तो ये बराबर हमारे पास 600 दे रखा है। तो अब हम ये जो 6 है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 600 बटे हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया। 600 को हम 6 से काटेंगे तो ये 100 पे कट गया। तो अब हमारे पास a स्क्वायर बराबर हमारे पास 100 आ गया। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, तो 100 किसका वर्ग होता है 100 होता है 10 का वर्ग होता है, यानी 10 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 10 का स्क्वायर लिखेंगे। अब a स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर है। अब इन दोनों की क्या है, जो पावर्स हैं वो सेम हैं, तो बेस भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो इस प्रकार a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार घन की जो भुजा आई है वो 10 सेंटीमीटर आई है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है घनाभ का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें घनाभ का आयतन दे रखा है और उसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो घनाभ की ऊंचाई है, हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। माना घनाभ की ऊंचाई h सेंटीमीटर, क्योंकि हमें घनाभ की ऊंचाई निकालनी है तो उसको हमने h सेंटीमीटर मान लिया। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। लंबाई को हम L से लेते हैं और चौड़ाई को हम B से लेते हैं। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई हमारे पास कितना आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास घनाभ का आयतन दिया गया है, तो हम इसको लिखते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब देखिए घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है। तो लंबाई को हम L से, चौड़ाई को हम B से और ऊंचाई को हम H से डिनोट कर रहे हैं। तो बराबर हमारे पास कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमारे पास
लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी L गुणा में B का मान हमें 180 दिया गया है, तो यहाँ हम L गुणा में B का मान 180 रख देते हैं। तो 180 गुणा में H हो गया, बराबर हमारे पास क्या है 900 है। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 180 गुणा में H बराबर हमारे पास है 900 है। अब 180 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो H बराबर हमारे पास हो गया 900 बटे 180 हो गया, यानी ये डिवाइड में चला गया, 0 से 0 कट गई और 18 पाँचे 90 होते हैं, तो 90 को हम 18 से काटेंगे तो ये 5 पे कट गया। तो इस प्रकार H का मान हमारे पास 5 आ गया। तो इस प्रकार H बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर आया है। इस प्रकार घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आई है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई है, हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जब बेलन की त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो बेलन की त्रिज्या को हम r मानते हैं, तो r बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर दी गई है और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम ऊंचाई मान लेते हैं। माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, ये हमें h का मान ज्ञात करना है और हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h होता है। तो बराबर हमारे पास कितना है 968 दिया हुआ है। अब इसमें हम r का और पाई का मान रख करके h का मान ज्ञात करते हैं। तो 2 पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, तो 22/7 गुणा में r हमारे पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 7 ब्रैकेट में हमारे पास r जमा में h है, तो r का मान हम रख देते हैं 7 जमा में h हमें ज्ञात करना है और बराबर हमारे पास कितना है 968 है। अब 7 से 7 कट गया। अब 2 गुणा 22 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 7 जमा में h बराबर हमारे पास 968 बटे में हमारे पास 2 गुणा में 22 आ गया। अब हम 968 को 2 से काटते हैं, तो 4 दूनी 8, 1 16, 8 दूनी 16 हो गया और 4 दूनी 8, यानी 968 को जब हम 2 से काटते हैं तो 484 पर कट गया। अब 484 को हम 22 से काटते हैं, तो 22 दूना 44 होते हैं, 4 बच गए, 4 इधर 44, तो 22 दूना 44, यानी 484 को हम 22 से काटेंगे तो ये 22 पर कट गया। तब हमारे पास ये 7 जमा में h बराबर हमारे पास 22 है। अब हम h बराबर 7 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस का है, तो इधर जाकर के ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 22 में से 7 को हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 15। तो इस प्रकार h का मान जो आया है वो 15 सेंटीमीटर आया है, यानी बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एक शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है। उसकी संगत भुजा की लंबाई है, हमें संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास इसका आधार होता है और ये इसका शीर्ष लंब है। तो आधार को यहाँ पर संगत भुजा कहा गया है, तो हमें संगत भुजा की लंबाई यानी इस आधार की लंबाई ज्ञात करनी है और शीर्ष लंब हमें h का मान हमें दिया हुआ है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल करते हैं। तो माना संगत भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया, और हमें शीर्ष लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है जिसको हमने h माना है। तो ये हमारे पास बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, शीर्ष लंब h बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है a गुणा में h, यानी आधार गुणा में संगत ऊंचाई होता है। तो a गुणा में शीर्ष लंब क्या है h है, तो a गुणा में h बराबर हमारे पास 60 है। अब हमें a का मान ज्ञात करना है और h का मान हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो a गुणा में 5 बराबर हमारे पास 60 हो गया। तो अब हम इसको हल करते हैं।
अब इस 5 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये 60/5 हो गया। 60 को हम 5 से काटेंगे तो ये 12 पे कट गया। तो इस प्रकार ए का मान हमारे पास है 12 सेंटीमीटर आया है। तो ए क्या है हमारे पास है संगत भुजा की लंबाई है। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की संगत भुजा की लंबाई ए है जिसका मान 12 सेंटीमीटर आया है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और से सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल है। हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब खेत का विकर्ण, ये हमारे पास खेत का जो एक विकर्ण है जो 24 मीटर दे रखा है और से सम्मुख शीर्षों से, तो इन 2 शीर्षों को छोड़ करके बाकी शीर्ष कौन सा रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। तो इस शीर्ष से जो लंब है वो 8 मीटर है और इस शीर्ष से इस विकर्ण पर लंब है वो 13 मीटर दिया गया है। तो हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 गुणा में डी गुणा में h1 जमा में h2 होता है। अब डी क्या है, विकर्ण, यानी ये हमारे पास विकर्ण है, इसको हमने डी से डिनोट किया है। तो डी और h1 क्या है, ये शीर्षलंब है और h2 क्या है, ये शीर्षलंब है। तो इस प्रकार 1/2 गुणा में विकर्ण गुणा में पहला शीर्षलंब जमा में दूसरा शीर्षलंब होता है। तो इस प्रकार जब भी आपको एक विकर्ण की लंबाई और उस पर अन्य शीर्षों से शीर्षलंबों की लंबाई दी गई हो तो आपने इस सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम इनके मान रख देते हैं। तो 1/2 डी क्या है, विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। तो गुणा में 24 हो गया, गुणा ब्रैकेट में हमारे पास h1 यानी जो पहला शीर्षलंब है वो कितना दिया गया, 8 मीटर। तो ये हमारे पास 8 है तो 8 रख देते हैं। और जमा में दूसरा जो शीर्षलंब है उसकी लंबाई हमारे पास है 13 मीटर है। तो ये हमारे पास 13 मीटर रही, तो 13 हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। तो 24 को हम 2 से काटते हैं तो ये 12 पे कट गया। तो ये हमारे पास आ गया 12 गुणा में 8 में हम 13 जोड़ देंगे तो हमारे पास 21 आ गया। अब हम इसकी गुणा करते हैं। 12 एकम 12, 2 आगे, 12 दूना 24 और एक क्या हो गया 25। तो इस प्रकार हमारे पास है इन दोनों की गुणा करने पर 252 आया है। तो इस प्रकार चतुर्भुज के आकार के खेत का जो क्षेत्रफल आया है 252 मीटर स्क्वायर आया है। तो ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखी है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है। हमें दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है जब एक की लंबाई और समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में समांतर भुजाओं का योग होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं 1/2 और ऊंचाई को हम h मानते हैं और जो समांतर भुजाएं हैं उनको हम a और b लेते हैं। तो ये होता है a जमा में b होता है। अब हमने समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिया और समलंब के क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बराबर में हमारे पास 34 हो गया। अब हमारे पास समलंब की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह रख देते हैं। तो 1/2 गुणा में हमारे पास क्या है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो 4 रख देते हैं, गुणा में a और b समलंब की 2 समांतर भुजाएं हैं। तो एक का मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो a की जगह हम 10 रख देते हैं। a की जगह हमने 10 रख दिया और b का मान यानी दूसरी समांतर भुजा जो b है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बराबर हमारे पास 34 है। तो 4 को हम 2 से काटेंगे तो ये 2 पे कट गया। 2 ब्रैकेट 10 जमा में b बराबर हमारे पास कितना है 34 है। अब 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 10 जमा में b बराबर हमारे पास क्या आ गया 34/2 हो गया। तो 34 को हम 2 से काटेंगे तो ये 17 पे कट गया। तो b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 17। अब 10 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 17 में से हम 10 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 7।
तो इस प्रकार बी का मान आया है वो 7 सेंटीमीटर आया है। बी क्या है? समलंब की दूसरी समांतर भुजा है जिसकी हमने लंबाई ज्ञात करनी थी, जिसका मान 7 सेंटीमीटर आया है। ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक घनाभाकार गोदाम की विमाएँ 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसमें घनाभाकार डिब्बे रखे जाते हैं, यानी जो घनाभाकार गोदाम है इसमें घनाभाकार डिब्बे रखे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की विमाएँ 2 मीटर गुणा में 1.25 मीटर गुणा में 1 मीटर, यानी ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तब रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या है। तो इस गोदाम में कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो डिब्बों की संख्या बराबर होगा गोदाम का आयतन बटे में एक डिब्बे का आयतन। जो घनाभाकार हमें गोदाम दिया गया है, तो घनाभाकार गोदाम के आयतन को हम, जो घनाभाकार हमें डिब्बे दिए गए हैं, एक डिब्बे के आयतन को हम भाग दे देंगे तो हमें डिब्बों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो हमें मालूम है घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है। तो इस प्रकार लंबाई को हम L, चौड़ाई को हम B और ऊंचाई को हम H लेते हैं। इस प्रकार घनाभ का आयतन लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है। तो घनाभाकार डिब्बा भी यही है। तो घनाभाकार डिब्बे की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी उसको हम इस प्रकार मान लेते हैं, L1 गुणा में B1 गुणा में H1 ले लेते हैं। तो ये क्योंकि इसके ये भी घनाभाकार है डिब्बा, तो इसकी भी लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है आयतन का सूत्र। लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर दी गई है, तो 40 गुणा में चौड़ाई हमारे पास है वो 25 है और ऊंचाई हमारे पास क्या 10 है। तो ये हमारे पास घनाभाकार गोदाम का आयतन हो गया। अब हमारे पास एक डिब्बे की विमाएँ ये दे रखी है, तो इनका हम गुणा कर देते हैं 2 गुणा में 1.25 गुणा में 1, यानी ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अब हम इसका दशमलव हटा देते हैं, तो 40 गुणा में 25 गुणा में 10 बटे में हमारे पास कितना है 2 गुणा में 1.25 है, तो ये कितना हो गया 125 हो जाएगा और गुणा में 1 है। इसका जो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 स्थान है तो गुणा में ऊपर 100 हो जाएगा। अब हम इनको हल करते हैं, तो 25 से हम 125 को काटते हैं तो 25 पंजा 125 होते हैं। तो 5 से हम 10 को काटेंगे तो ये 2 पे कट गया और 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास 40 और 100 रह गया, तो 40 की हम 100 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4000। इस प्रकार हमने डिब्बों की संख्या 4000 ज्ञात की है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है। इन घनों की भुजाओं में अनुपात है। अब हमें आयतनों का अनुपात दिया गया है और हमें इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले घन की भुजा A है और दूसरे घन की भुजा B है। तो हमारे पास अगर पहले घन की भुजा A है और दूसरे घन की भुजा B है तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा का घन होता है। तो ये हो गया A क्यूब हो गया और दूसरे घन का जो आयतन है वो क्या हो गया B क्यूब हो गया। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 1:64 दे रखा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं 1/64 लिखते हैं। अब देखिए, अब ये A क्यूब बटे B क्यूब है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A/B का होल क्यूब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है तो अब ये जो पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो ये पावर क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है। अब देखिए 1/64 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 64 है वो 4 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे हम 1/4 सारे का क्यूब लिखेंगे। इसको हमने क्यूब में बदल दिया। अब इसको हल करते हैं तो यही आएगा, 1 का क्यूब 1 हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। यानी इसको हल करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब हमारे पास है A/B, जो A और B क्या है? A पहले घन की भुजा है और B दूसरे घन की भुजा है। तो A/B सारे का जो क्यूब है वो बराबर है 1/4 के क्यूब के। अब इन दोनों बराबर में अगर पावर सेम है, ये पावर्स क्या है? सेम है, तो जो बेस है यानी जो आधार है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार A/B बराबर किसके आ गया? 1/4 के आ गया। तो इस प्रकार
इन घनों की जो भुजाओं में अनुपात है वो 1:4 है। तो 1/4 को हम 1:4 लिखते हैं। इस प्रकार भुजाओं में अनुपात 1:4 आया है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने घनों के आयतनों में अनुपात दिया गया था, तो हमने घनों की भुजाओं में अनुपात ज्ञात किया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। उनके आयतनों का अनुपात है। अब हमें दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है और हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब देखिए, इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो हमारे पास त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, तो हम दो जो बेलन दिए गए हैं उनकी त्रिज्याएं हम मान लेते हैं। पहले बेलन की त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं और दूसरे बेलन की त्रिज्या हम r2 मान लेते हैं। तो इन दोनों त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 1:2 है, तो इसको हम 1/2 लिखते हैं। अब हमारे पास इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, तो पहले बेलन की ऊंचाई हम h1 मान लेते हैं और दूसरे बेलन की ऊंचाई हम h2 मान लेते हैं। तो इन दोनों ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो हमें 2:3 दिया गया है, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2/3। अब हमें बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² होता है। ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। तो पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है? r1 है। पहले बेलन की ऊंचाई कितनी मानी है? h1 मानी है। तो पहले बेलन के आयतन का सूत्र हो गया πr1² h1 हो गया। अब हमें दूसरे बेलन का लिखना है। तो दूसरे बेलन में पाई हमारे पास r², तो r क्या है? r2 है हमारे पास, तो r2 का स्क्वायर हो गया। और दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 है, तो ये h2 हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार पहले बेलन के आयतन का सूत्र हो गया πr1² h1 और दूसरे बेलन का हो गया πr2² h2 हो गया। तो ये हमने दोनों बेलन के आयतनों का सूत्र लिख लिया बराबर। अब हम इसको इस प्रकार हल करेंगे, पाई से पाई कट गया। अब हमारे पास r1² है, नीचे है हमारे पास r2², तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे r1/r2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये पावर क्या है? सेम है और बेस अलग अलग है, तो ये पावर क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है। और h1/h2 को हम इस प्रकार लिखेंगे, गुणा में h1/h2 लिखेंगे। अब हमने r1/r2 और h1/h2 को हमने इस प्रकार लिख लिया। अब हमारे पास r1/r2 का मान हमें मालूम है, कितना है? 1/2 है, वो हम रख देते हैं। तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया और गुणा में हमारे पास h1/h2 का मान है 2/3 है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। मल्टीप्लाई में 2/3 है हमारे पास। अब 2 से हम 4 को काट देते हैं, तो ये 2 पे कट गया। तो ये आ गया हमारे पास 1 ये कितना है? 2 और 3 है, तो 2 की 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 6 आ गया। इस प्रकार 1/6 है, इसको हम 1:6 लिखते हैं। इस प्रकार दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात है वो 1:6 है और ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, यदि घन के किनारों को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। अब हमने इस क्वेश्चन में घन के किनारे को दुगना करके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसमें हमने देखना है कि वो पहले वाले घन से उसमें कितने गुना वृद्धि होती है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना घन का किनारा, किनारे को हम जो भुजा होती है उसी को हम किनारा बोलते हैं। तो माना घन का किनारा x है, तो जब हमारे पास घन का किनारा x है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। तो भुजा और किनारा क्या होता है? एक ही होता है। तो अब हम इसमें यहाँ पे मान रख देते हैं। तो 6 गुणा में भुजा क्या है? हमारे पास x है, तो ये x का स्क्वायर हो गया। तो ये हम लिखेंगे इसको 6x² हो गया। अब हम किनारे को दुगना कर देते हैं। घन का किनारा दुगने करने पर किनारा, तो यानी हमने जो पहले किनारा माना था वो कितना माना था? x माना था। अब हम उसको दुगना कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब हमने घन का किनारा दुगना कर दिया है। जब घन का किनारा 2x है तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास घन का किनारा 2x है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा को हम किनारा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा 6 गुणा में, तो हमारे पास किनारा कितना है 2x है, तो ये 2x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो इसको हल करते हैं। 6 गुणा में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 4 को हम बाहर ले आते हैं, तो 4 गुणा में और 6 को हम अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट में, तो ये 6x स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार ये जो 6x स्क्वायर है ये क्या है, ये हमारे पास है जब पहले घन का किनारा x था तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x स्क्वायर था। तो इसका अर्थ है कि ये पहले वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब हमने घन के किनारे को दुगुना किया तो हमारे पास जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है ये क्या आ गया 4 गुना आ गया, किसका, पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इस प्रकार जब हमने घन के किनारे को दुगना किया तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना आया है। तो इस प्रकार घन के किनारे को दुगना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होती है, और ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बंद बेलनाकार टैंक की त्रिज्या हमें 7 मीटर दी गई है, तो उसको हम r मानते हैं। तो r बराबर हमारे पास 7 मीटर हो गया, और बेलन की ऊंचाई को हम h मानते हैं। तो बंद बेलनाकार टैंक की ऊंचाई हमारे पास 3 मीटर दे रखी है, तो हमने h बराबर कितना हो गया 3 मीटर हो गया। अब हमें वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करनी है। तो वांछित धातु की चादर की मात्रा बराबर होगी बंद बेलनाकार टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है इसका। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r जमा में h होता है। तो हमने यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो बेलनाकार टैंक है वो क्या है बंद है, यानी ऊपर नीचे से बंद है। तो हमें उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r जमा में h। तो हमें r और h के मान दिए गए हैं, वो हम इसमें रख देते हैं। तो 2 गुणा में पाई को हम लेते हैं 22/7, और गुणा में r का मान हमारे पास 7 है, तो ये गुणा में 7 हो गया, ब्रैकेट में 7 जमा में h। तो h का मान हमारे पास क्या है 3 है, तो ये हम रख देते हैं। तो 7 से 7 कट गया, तो ये हमारे पास 2 की 22 से गुणा करेंगे 44 हो गया, गुणा में 7 में हम 3 जोड़ देंगे 10 हो गया। तो 44 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 440 आ गया। इस प्रकार बंद बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए जो धातु की चादर चाहिए वो हमें कितने चाहिए 440 मीटर स्क्वायर चाहिए। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है किसी सड़क को समतल करने के लिए सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल है। तो हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो सड़क रोलर होता है वो बेलनाकार होता है, तो हम उस बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके उसको हम 750 से गुणा कर देंगे तो हमें सड़क का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। आइए अब हम इसको हल करते हैं। अब हमें सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रोलर क्या है बेलनाकार है, तो बेलनाकार रोलर का व्यास, तो बेलनाकार सड़क रोलर का व्यास हमारे पास 84 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम r मानते हैं। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, तो हम 84 को हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें त्रिज्या मालूम हो जाएगी। 84 को हम 2 से काटते तो ये 42 पे कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो क्षेत्रफल दिया गया है वो सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं मीटर में दे रखे हैं, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम 100 से भाग देते हैं, तो 42/100 हो गया ये। इस प्रकार त्रिज्या हमारे पास 42/100 मीटर हो गई। और अब हमें बेलनाकार सड़क रोलर की लंबाई दे रखी है, तो लंबाई को हम h मान लेते हैं। तो h बराबर हमारे पास कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। अब हम सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
प्रकार सड़क का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलनाकार सड़क रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को उनके चक्रों से गुणा कर देते हैं। चक्कर हमारे पास 750 है, 750 गुणा में बेलनाकार सड़क रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम इसको हल करते हैं तो 750 गुणा में तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h होता है। तो इस प्रकार अब यहाँ पे हम r और h के मान रख देते हैं। तो 750 गुणा में 2 गुणा में पाई का मान कितना होता है 22/7 और r हमारे पास कितने 42/100 है और h का मान हमारे पास 1 मीटर दिया गया तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसको हल करते हैं तो 7 से हम 42 को काटेंगे 6 पे कट गया और 1 0 से 1 0 कट गई और हमारे पास 5 दूनी 10 होते हैं और 15 पंजे 75 होते हैं तो ये दोनों कट गए और 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे पास आ गया 15 गुणा में 22 गुणा में 6 आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं तो 15 6 के कितने होते हैं 90 होते हैं और गुणा में हमारे पास क्या है 22 है। तो ये 1 0 यहाँ पे आ गई 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और 1 19 आ गया। तो इस प्रकार सड़क का जो क्षेत्रफल आया है वो 1980 मीटर स्क्वायर आया है। ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में है। अब हमारे पास एक टैंक जो बेलनाकार दिया गया है जिसकी त्रिज्या हमें 1.5 मीटर और उसकी लंबाई हमारे पास 7 मीटर दी गई है। अब इस टैंक में कितनी दूध की मात्रा आएगी वो हमें लीटर में ज्ञात करनी है। तो दूध कितनी मात्रा लीटर में आएगा इसके लिए हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम इस बेलनाकार टैंक में दूध की जो मात्रा लीटर में आएगी उसको हम ज्ञात करेंगे। तो हमें बेलन की त्रिज्या 1.5 मीटर दी गई है तो इसको हम r से डिनोट करते हैं। तो बेलन की त्रिज्या हमारे पास 1.5 मीटर हो गई है। यहाँ टैंक की जो लंबाई 7 मीटर दी गई है इसको हम h मानेंगे तो h बराबर हमारे पास कितना हो गया 7 मीटर हो गया। अब हम बेलनाकार टैंक का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलनाकार टैंक का आयतन तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h होता है। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। तो r हमारे पास 1.5 दे रखा है तो ये आ गया 1.5 गुणा में 1.5 ये क्योंकि 2 बार है क्योंकि r² है और गुणा में h तो h का मान कितना है हमारे पास 7 है। तो ये 7 से 7 कट गया। तो अब आगे हल करते हैं तो 22 गुणा में इसका हम दशमलव हटा देते हैं तो ये 15/10 हो जाएगा और गुणा में इसका दशमलव हटाएंगे तो ये भी 15/10 हो गया। तो इस प्रकार बेलनाकार टैंक का आयतन हमारे पास ये आया है। अब हम ये जो हमें आयतन मीटर क्यूब में आया है इसको हमने लीटर में बदलना है। तो हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। तो ये हमारे पास आयतन जो मीटर क्यूब में आया है तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे तो इस टैंक में कितने दूध की मात्रा लीटर में आएगी वो हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसको आगे हल करते हैं तो 22 गुणा में 15/10 गुणा में 15/10 और गुणा में हम 1000 कर देते हैं। अब ये 0 से 0 कट गई ये 0 से ये 0 कट गई। 22 की 10 से गुणा करेंगे 220 हो गया और गुणा में 15 की 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 225 हो गया। जब हम 220 को 225 से गुणा करेंगे तो हमें 49,500 मिलेगा। तो इस प्रकार बेलनाकार टैंक में दूध की मात्रा 49,500 लीटर आएगी। ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हमें घन का आयतन दिया गया है और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें घन की भुजा चाहिए। तो वो भुजा हमें दिए गए आयतन से ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है। तो हमें क्या दे रखा है घन का आयतन। तो घन का आयतन हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो इस प्रकार तो घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो भुजा का क्यूब होता है।
घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, ये हमें 64 से, तो भुजा हमने क्या मान ली, ए मान ली, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। अब देखिए ए क्यूब बराबर 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, यानी 4 का घन होता है। तो अब 64 को हमने 4 का घन लिख दिया। अब देखिए ए क्यूब बराबर हमारे पास 4 का क्यूब है। अब इन दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो पावर सेम है तो इनके बेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी इनके आधार जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो ए हमारे पास क्या है, घन की भुजा है, तो इस प्रकार घन की भुजा हमारे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² होता है, यानी 6 गुणा में भुजा का वर्ग होता है। तो अब हमने भुजा का मान यानी ए का मान निकाल लिया, 4 है, तो 6 गुणा में 4 का वर्ग हो गया। तो देखिए 6 गुणा में 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 16 की हम 6 से गुणा करेंगे तो 16 6 के कितने होते हैं, 96 होते हैं। तो इस प्रकार घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी एमसीक्यूज आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।